अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने लगी हूँ नम्स के बारे में। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था कि नम्स की प्रिपरेशन कहाँ से की जाए, हम उसकी रिवीजन कैसे करें, टाइम टेबल कैसे बनाएं, सिलेबस क्या होता है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है और उसका एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जल्दी से अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर सकूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है जी आपका जो मेन क्वेश्चन जो बार बार आ रहा था मेरे पास, दैट इज़ कि आपका पेपर की प्रिपरेशन कहाँ से करें। ठीक है, पेपर की प्रिपरेशन अगर मैं आपको वन वर्ड आंसर दूं तो दैट इज़ फ्रॉम द फेडरल बुक्स। ठीक है, आपका जो नम्स का पेपर होता है दैट कम्स फ्रॉम योर फेडरल की बुक्स। ठीक है, आपकी FTB की बुक्स में से आता है, आपके फेडरल टेक्स्ट बुक्स के अंदर से आपका नम्स का पेपर आता होता है। अगर मैं आपको फर्दर गाइड करूँ, चलें लास्ट में हम स्ट्रेटजी पे बात करते हैं, उसके अंदर मैं आपको फर्दर गाइड करूँगी कि आपने प्रिपरेशन को किस तरह से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, तो दैट इज़ द आंसर कि आपको फेडरल टेक्स्ट बुक से अपनी प्रिपरेशन को करना है फॉर योर नम्स। ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट ईयर का जो पेपर आया था उसका थोड़ा सा रिव्यू मैंने इकट्ठा किया, दैट इज़ कि आपके पास जो बायो थी उसकी एग्जैक्ट बुक की लाइन्स आई थी फ्रॉम द FTB। एंड जो आपका इंग्लिश का पोर्शन था दैट वाज टू इजी। आपका इंग्लिश का पोर्शन बहुत आसान था आपके नम्स के अंदर। जैसा कि आपको नम्स के अंदर लगता है कि पेपर बहुत मुश्किल आता होता है, आपके बहुत डिफ़िकल्टी लेवल होता है, बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि MD कैट से ज़्यादा मुश्किल होता है नम्स, तो ऐसा कुछ नहीं है। नम्स जो है वो बिल्कुल MD कैट की तरह ही होता है। तो आपने अपनी MD कैट की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करना है ताकि आपको नम्स में भी हेल्प हो सके। तो मैंने भी अपनी बारी में ऐसे किया था, मैंने जस्ट MD कैट की प्रिपरेशन की थी एंड मैंने नम्स का पेपर MD कैट की प्रिपरेशन के ऊपर ही दिया था। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने करनी है जी बायो की एग्जैक्ट बुक की लाइन्स आई थी लास्ट ईयर। इंग्लिश का पोर्शन वॉज टू ईजी। आपको रूल्स आने चाहिए, आपको ग्रामर आनी चाहिए, आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आने चाहिए, आपको रूल को अप्लाई करना आना चाहिए। ये मेन आपका मसला होता है। ठीक है, ग्रामर जो होती है वो हर कोई पढ़ लेता है, ठीक है, रूल्स हर कोई याद कर लेता है, लेकिन मोस्टली बच्चों को अप्लाई करना नहीं आता। अब ये अप्लाई करना आपको किस तरह से आएगा इस बात पर बात करते हैं। अप्लाई करना आपको आएगा जी प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस इज़ द मेन की जिसकी वजह से आपको अप्लाई करना आएगा ग्रामर के रूल्स को अपने पेपर के अंदर। तो आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो कीट्स यानी किप्स की MCQ सीरीज़ की बुक होती है, एग्जैक्टली उसके MCQs कॉपी पेस्ट हुए हुए थे लास्ट ईयर। तो आपने ये किप्स की जो प्रिपरेशन बुक्स हैं उनको अच्छे से इस्तेमाल ज़रूर करना है। और एग्जैक्ट बुक की लाइंस आई थी फ्रॉम द लास्ट ईयर, दैट इज़ द रिव्यू ऑफ द लास्ट ईयर पेपर कि आपका लास्ट ईयर नम्स का पेपर किस तरह का आया था। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका टोटल टाइम कितना होता है, टोटल MCQs कितने होते हैं, कौन सा आपका मैक्सिमम होता है, कौन सा मिनिमम होता है, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करनी है। ठीक है, जो आपका टोटल MCQs होते हैं वो आपके पास होते हैं जी 150। आपके पास टोटल 150 MCQs होते हैं एंड आपके पास 150 मिनट ही होते हैं, यानी आपके पास 1 मिनट होता है फॉर 1 MCQ। ठीक है, तो आपके पास 1 मिनट होता है फॉर द 1 MCQ। तो आपने इसको भी मैनेज करना है सही तरीके से। ठीक है, आपने इसी 1 मिनट के अंदर अपने क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, उसके बबल को फिल आउट भी करना है। ठीक हो गया, तो आपने इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर आपको बहुत कम टाइम लगता है, लाइक 20 सेकेंड्स के अंदर हो जाता है, 30 सेकेंड्स में हो जाता है। तो वो टाइम आप बचा के अपने जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया, एज सच टाइम का इतना मसला नहीं होता, मैंने अपने टाइम से पहले ही पेपर कर लिया था। तो आपका नाम्स के अंदर काफ़ी टाइम होता है, एक MCQ के लिए 1 मिनट होता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं होता कि आप बहुत रिलैक्स होकर बैठे रहें कि अब तो बहुत ज़्यादा टाइम है। तो इतना भी नहीं होता, लेकिन इतना कम भी नहीं होता कि आपका पेपर रह जाए। ठीक है, उसके बाद है जी आपके सबसे जो मैक्सिमम MCQs होते हैं दैट इज़ ऑफ द बायोलॉजी एंड जो आपके लीस्ट होते हैं दैट इज़ ऑफ द इंग्लिश। ठीक हो गया, और इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन नहीं होता। ठीक हो गया, उसके बाद आ जाती है बात सिलेबस की। तो बहुत सारे लोग आपको कहेंगे ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है और इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है और इसके लिए आपको अलग से कोई प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो ऑलमोस्ट सिलेबस जो है हमारे पास MD कैट वाला होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम MD कैट का सिलेबस ही होता है हमारे पास नम्स के अंदर।
ठीक है। इवन कि आपके पास एनिमेलिया का चैप्टर नहीं होता, आपके पास लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती, आपके पास इस तरह के डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, कुछ मुश्किल टॉपिक्स, वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होते, जबकि आपके जो एमडी कैट है उसके अंदर वो इंक्लूड होते हैं। तो आपका फर्दर जो है ये पेपर एमडी कैट से थोड़ा आसान ही होता है, मतलब आपको इतना सर पर सवार करने की ज़रूरत नहीं है कि नाम्स का पेपर बहुत लॉजिकल आता है, बहुत मुश्किल आता है, मेरे से तो हो ही नहीं सकता। तो ये बातें आपने दिमाग से निकाल देनी है कोई भी पेपर की प्रिपरेशन करने से पहले। नेक्स्ट पर जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था मुझे, दैट वाज कि हमारे पास डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है। तो नम्स का हमारे पास डिफ़िकल्टी लेवल वाज नॉट टू हाई, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। आपको ऑलमोस्ट एमडी कैट के लेवल का होता है या एमडी कैट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक हो गया। इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, आप आराम से टैकल कर सकते हैं, आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप आराम से एस कर सकते हैं। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपने अपनी नर्व्स पर काम करना है। दैट इज़ नॉट ओनली द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, दैट इज़ ऑल्सो ऑफ योर नर्व्स, ठीक है। तो आपने अपने नर्व्स पर काम करना है, आपने बिल्कुल तहम्मुल के साथ बहुत आराम से काम डाउन होकर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपने एक एक क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़ना है एंड आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप पैनिक कर जाते हैं, इवन कि मैं अपने पेपर में पैनिक कर गई थी। इवन एमडी कैट के पेपर के अंदर आई गॉट पैनिक इन माई इंग्लिश के पोर्शन, ठीक है। मुझे इंग्लिश से थोड़ा डर लगता था कि मेरे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा MCQs रॉन्ग हो जाएंगे और मुझे अप्लाई करने में थोड़ा सा मसला होता था ग्रामर के रूल्स को। तो मुझे इंग्लिश का जब मैंने पोर्शन पढ़ा तो आई गॉट पैनिक। मैंने पहला MCQs पढ़ा, मुझे नहीं समझ आया, मैंने दूसरा पढ़ा नहीं आया, तीसरा पढ़ा मुझे नहीं आया समझ, और मैं बिल्कुल पैनिक कर गई थी, ठीक है, उस टाइम पर कि मुझे लगा अब एडमिशन नहीं होना। लेकिन मैंने उस पैनिक को उस टाइम पर ओवरकम किया और मैंने सीट सिक्योर की। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं उसी टाइम पर पैनिक करके पेपर को बिल्कुल छोड़ देती और मैं बिल्कुल अपना पेपर ख़राब कर रही उस टाइम पर, तो मेरा एडमिशन कभी ना होता। और मैंने उसी टाइम को अपने नर्व्स को कंट्रोल किया, मैंने पानी पिया, मैंने 2 मिनट वेट किया, मैंने कोई और पोर्शन स्टार्ट कर दिया एंड मैंने उसको आराम आराम से किया एंड देन आई सॉल्व इट। और फिर बाद में मेरे इंग्लिश के अंदर हमारे 20 MCQs होते थे और 20 में से आई स्कोर्ड 19, मेरा एक MCQ सिर्फ गलत हुआ था इंग्लिश पोर्शन के अंदर। और इवन जब मैंने पहले MCQs पढ़ा तो मुझे पहला भी नहीं आता था, दूसरा भी नहीं आता था, तीसरा भी नहीं आता था। मैंने जब फर्स्ट टाइम MCQs पढ़े, दैट वाज द पैनिक, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे पैनिक कर जाते हैं, ये एक नॉर्मल सी बात है, हर कोई करता है, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं, तो आपने इस बात पे परेशान नहीं होना, आपने उसको ओवरकम करना है। उस टाइम पर आपने ओवरकम कर लिया तो आप सीट सिक्योर कर गए। अगर आपने उस बात को ओवरकम ना किया तो आप सीट सिक्योर नहीं कर सकते, ठीक हो गया। अगर आप उस टाइम पे ओवरकम नहीं करते तो आपका ऑब्वियसली एडमिशन नहीं होना, ठीक है। लेकिन अगर आप ओवरकम कर जाते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है, जैसे कि मेरा भी हुआ है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी अपने MCQs। आपका जो होता है एक एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं वो, उसके बाद जो अब आपका नॉर्मली पेपर हो जाता है ना, आपका नॉर्मल पेपर हो जाता है तो उसके बाद वो आपको देते हैं एक एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, उसके अंदर ना स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज होती हैं और आपके ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम होते हैं और वो स्टेटमेंट ना आप पर डिपेंड करी होती है। जैसे वो पूछते हैं कि एक जगह पर आप गए हैं, पार्टी हो रही है और वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो आप उनके साथ इंटरेक्ट कैसे करेंगे, 4 ऑप्शन दिए होते हैं। एक जगह दे देते हैं वो आपके, आप कहीं एक्सीडेंट हो गया है, वहाँ लोग जमा हैं, आप क्या करेंगे, इस तरह की मतलब डिफरेंट सिचुएशंस वो आपको देते हैं और वो फिर आपका चेक करना चाहते हैं कि आप उस सिचुएशन के अंदर कैसा करेंगे, आप उस सिचुएशन के अंदर कैसा करेंगे। तो वो जो 4 ऑप्शन उन्होंने दिए होते हैं वो पढ़ के आपको जो अच्छा लग रहा है या जो सूटेबल आपको लग रहा है कि आप ये कर सकते हैं, आपने जेन्युइनली उसको मार्क कर देना है। इतना कोई मुश्किल वो एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी बारी में उसके कोई नंबर नहीं हुआ करते थे आपके पेपर के अंदर, ठीक है। लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने क्या किया था, 30 मिनट के अंदर आपने वो 50 MCQ सॉल्व करने होते हैं, वो आराम से हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारी बारी तो कई बच्चे ऐसे करके आए थे कि वो सारे BBCC लगाए थे बगैर पढ़े, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस टेस्ट का। लेकिन हम आपकी बारी जो लास्ट ईयर था उसके अंदर 5% जो था उन्होंने इसको काउंट किया था और जो 95% था वो उन्होंने नम्स का पेपर काउंट किया था आपके मेरिट के अंदर, ठीक है। तो हमारी बारी में इसके कोई नंबर नहीं थे, लेकिन आपकी बारी में 5% है, उसका भी एज सच कोई आपको वो सर पर सवार करने वाली ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, थोड़ा गाइड कर दें, ये कर दें, वो कर दें।
तो बच्चों कोई मसला नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने जस्ट वो जो स्टेटमेंट दी होगी उसको आराम से पढ़ना है। उसके 4 ऑप्शन पढ़ने हैं जो आपको अपने लिहाज से सूटेबल आंसर लगता है कि आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे, आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो वो डिफरेंट सिचुएशंस दी होती हैं, तो आपने उसके मुताबिक जो है अपना ऑप्शन मार्क कराना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस टेस्ट का, ठीक है। तो आपने आराम से उस पेपर को सॉल्व करके आना है। अब लास्ट के अंदर मैं ना आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि आपकी लास्ट में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रेटजी, ठीक है। आपकी लास्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए फॉर द नम्स के पेपर। तो आपने क्या करना है, आपने बायो के लिए करना है जी फेडरल की बुक्स, ठीक है। फेडरल की बुक अगर आप अपने बोर्ड के लिए नहीं कर रहे, जैसे कि आप एमडी कैट दे रहे हैं तो आप फेडरल की बुक्स नहीं कर रहे, लेकिन आपने नम्स के लिए फेडरल की बुक ज़रूर करनी है, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट बुक की लाइंस आती हैं आपके पेपर के अंदर। तो आपने की होगी तो आपकी बायो एस होगी, और बायो का मेजर पोर्शन होता है, वरना नहीं होनी। तो आपने साथ साथ फेडरल को ज़रूर पढ़ना है फॉर योर नम्स। देन आ जाती है जी हमारे पास इंग्लिश। तो इंग्लिश की आपको एज सच कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। आपने ग्रामर के रूल्स पढ़ने हैं, और वो ग्रामर के रूल्स वही हैं जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आपने किप्स से पढ़ने हैं, आपने जी केमिकल ग्रामर से पढ़ने हैं, और आपने प्रैक्टिस करनी है वही वाली जो आपने एमडी कैट के लिए की हुई है। फर्दर हम आ जाते हैं जी केमिस्ट्री पर। तो केमिस्ट्री के लिए भी आपने अपनी जो पीटीबी की बुक्स इस्तेमाल की हैं, दीज आर इनफ। आपने बस कॉन्सेप्ट को अच्छा लेना है। देन हमारे पास आ जाता है जी फिज़िक्स। तो फिज़िक्स के लिए बच्चों को बहुत मसला आता है, तो आपने इसमें भी अपनी पीटीबी की बुक्स ही इस्तेमाल करनी है। साथ साथ आपने क्या करना है कि आपकी जो फिज़िक्स होता है ना, उसमें न्यूमेरिकल इतने मुश्किल नहीं आते कि आपके सॉल्व ना हो, या बहुत कोई मुश्किल कैलकुलेशन आ जाती है। आपके ऐसे ही एमसीक्यूज आते हैं नॉर्मल से कि जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर, ठीक है। तो इसके लिए भी आपने पीटीबी की बुक ही इस्तेमाल करनी है, आपको फेडरल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बायो के लिए मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आपने फेडरल की बुक को ज़रूर कंसल्ट करना है, ठीक हो गया। अगर आपका फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। मैंने अपना पूरा ट्राई किया है कि मैं आपको हेल्प कर सकूं, आपको एक रोड मैप बता सकूं कि किस तरह से आपने प्रिपरेशन करनी है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।